जादू से भरी दुनिया में आपका स्वागत, जहां क्यूरियोसिटी डर के साथ डांस करती है और इंस्पिरेशन सुनने वालों को मिस्ट्री बताती है। बिग मैजिक आपको ऑर्डिनरी से परे जाने के लिए इनवाइट करती है। एक ऐसे जीवन को इमेजिन करें जहां क्रिएटिविटी बहती हो, जहां थॉट्स रात में जुगनू की तरह चमकते हो और जहां डर क्यूरियोसिटी के पीछे हो जाता है। आज मैं आपको इस मिस्टीरियस जर्नी में शामिल होने के लिए इनवाइट करता, एक ऐसी जर्नी जो एडजस्टमेंट से परे है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हेलो फ्रेंड्स, लैडर अप पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिग मैजिक बुक के बारे में, जिसको लिखा है एलिजाबेथ गिलबर्ट ने। एलिजाबेथ गिलबर्ट जन्म कनेक्टिकट यूएस में हुआ था। जब गिलबर्ट 4 साल की थी तो उनके माता पिता ने एक क्रिसमस ट्री फार्म खरीद लिया था। उनका परिवार गांव में रहता था जहां कोई पड़ोसी नहीं था और उनके पास टेलीविजन या रिकॉर्ड प्लेयर नहीं था। इसलिए परिवार ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और गिलबर्ट और उनकी बड़ी बहन कैथरीन गिलबर्ट मर्डोक ने खुद बुक्स लिखकर मनोरंजन किया। गिलबर्ट ने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। उन्होंने अपनी लिखाई की शुरुआत अपने काम और जर्नी के एक्सपीरियंस से की और उन्होंने अपने राइटिंग के लिए वेरियस नेशनल मैगजीन्स में राइटिंग का काम किया। क्या आप अपने इमेजिनेशन के छिपे हुए कमरों को खोलने के लिए तैयार हैं? कमर कस लीजिए, आपके क्रिएटिव जीवन की जर्नी आपका इंतजार कर रही है। चैप्टर 1 करेज। गिलबर्ट ने जैक नामक एक पोएट के बारे में एक कहानी शेयर करके शुरुआत की। अपनी पोम के लिए एप्रिसिएशन पाने के बावजूद जैक ने फेम को छोड़ा और गुमनामी में जीने का फैसला किया। उनकी पसंद इसलिए नहीं थी क्योंकि उन्हें फेम इमोरल लगती थी, बल्कि वह जीवन में वैरायटी चाहते थे। बाद में एक प्रोफेसर बनकर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बहादुरी अपनाने और प्रॉस्परस सेटिस्फाइड जीवन जीने के लिए इनकरेज किया। गिलबर्ट हमसे एक प्रश्न पूछती हैं, क्या हमारे अंदर अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का साहस है? वह इस खोज को क्रिएटिव लिविंग की तरह डिफाइन करती है। यूनिवर्स में हमारे लिए छिपे हुए खजाने की खोज करने का वर्क एग्जाम्पल के लिए वह अपनी दोस्त की कहानी शेयर करती है जिसने 40 साल की उम्र में फिगर स्केटिंग मतलब बर्फ की जाने वाली परफॉर्मेंस के उसके जुनून को फिर से जगाया। सुजैन की क्रिएटिव खोज ने उसे और ज्यादा लाइवली और पैशनेट बना दिया। गिलबर्ट इस बात पर जोर देते हैं कि क्रिएटिव एक्टिविटीज जीवन को प्रॉस्परस बनाती हैं, चाहे वह राइटिंग हो, पेंटिंग हो या बागवानी हो। क्रिएटिविटी हमारे एसिस्टेंसिया है। डर अक्सर हमारे रास्ते में खड़ा होता है। इतने सारे लोग क्रिएटिव जीवन जीने में संघर्ष क्यों करते हैं? डर। गिलबर्ट वेरियस रीजंस गिनाते हैं कि क्यों डर हमें पीछे खींचता है। वह अपने बचपन से सीख है जहां वह हर चीज से डरती थी, लेकिन उसे कुछ एहसास हुआ डर बोरिंग था। जैसे जैक गिलबर्ट फेम से बोर हो गए थे, वैसे ही वह अपने जीवन को बोरिंग बनाने वाले डर से भी बोर हो गई थी। गिलबर्ट डर को पूरी तरह खारिज नहीं करते, इसके बजाय वह इसे साहस के लिए जरूरी मानती है। जब हम क्रिएटिविटी का सामना करते हैं तो अननोन का डर अक्सर सामने आ जाता है। यह उतना बड़ा और डरावना नहीं है जितना लगता है। गिलबर्ट डर की प्रेजेंस को एक्सेप्ट करती है और इसके साथ काम करती है। वह इसे अपने जीवन में इनवाइट करती है और इसके साथ बातचीत में अटैच होती है। गिलबर्ट की एक्सपीरियंस, किस्सों और प्रैक्टिकल एडवाइस से हम यह समझते हैं कि डर को पार करके और आइडियाज पैदा करके हम अपने क्रिएटिव जर्नी को अपनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। यह बुक हमें एक्साइटेड करती है कि हम अपनी क्रिएटिविटी को खोजें और उसे अपने जीवन में शामिल करें। गिलबर्ट शुरू से ही क्रिएटिव प्रोसेस में बहादुरी की जरूरत पर जोर देते हैं। डर पैदा हो सकता है, लेकिन इसका गलत अनुमान लगाया गया है। खतरा उतना भयानक नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्रिएटिविटी के लिए हमें डर का सामना करने का साहस चाहिए, छिपे हुए खजाने की तलाश करने, क्रिएटिव जीवन जीने और अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। चैप्टर 2 एन्चामेंट। गिलबर्ट का मानना है कि आइडिया मैजिकल एंटिटीज हैं जो दुनिया भर में तैरते एनर्जेटिक लाइफ फॉर्म्स की तरह हैं। वे उन्हें जीवन में लाने के लिए सही क्रिएटिव साथी की तलाश करते हैं। आइडिया लोगों के पास आते हैं, उनके दिमाग के दरवाजों पर दस्तक देते हैं। जब कोई आइडिया प्रकट होता है तो इसे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना इंसान पर डिपेंड करता है। किसी आइडिया के लिए हाँ कहना
उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने जैसा है। उसे रियल बनाने का वादा ट्रेडिशनल क्रिएटिविटी का रास्ता दर्द और दुख से जुड़ा रहा है। आर्टिस्ट अपनी आर्ट के लिए कष्ट सहते हैं। उनका मानना है कि दर्द प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा है। गिलबर्ट इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि क्रिएटिव लाइफ प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देने के साथ साथ प्लेजरेबल और विद लव भी हो सकता है। गिलबर्ट ने एक नोवेल के आइडिया के बारे में एक कहानी शेयर की है जो उन्हें 2006 में आया था। यह नॉवेल अमेज़न रेन फॉरेस्ट के आसपास था। अपनी ब्राजीलियन फ्रेंड फिलिपे से बताई गई एक कहानी से इंस्पायर होकर उन्होंने रिसर्च करना और नॉवेल लिखना शुरू किया। गिलबर्ट उससे शादी करने के लिए ब्राजील गई। नोवेल प्रोजेक्ट को 2 साल के लिए रोक दिया गया था। जब वे अमेरिका लौटे तो गिलबर्ट ने पाया कि उनका नॉवेल हैज मूव्ड फॉरवर्ड आइडिया स्पेसिफिक नहीं है। अगर ओरिजिनल क्रिएटर्स उनका पालन पोषण नहीं करता है तो वे नए क्रिएटर ढूंढ सकते हैं। गिलबर्ट इस बात पर जोर देती हैं कि आइडिया चोरी हुए बिना क्रिएटर्स को बदल सकते हैं। अगर पहले वाले क्रिएटर को इस आइडिया की परवाह नहीं है तो वह किसी और की तलाश करता है जो ऐसा करेगा। आइडिया की जर्नी इंडिविजुअल ओनरशिप से परे है। यह आइडिया और उसके चुने हुए क्रिएटर के बीच कोलैबोरेशन के बारे में है। इन शॉर्ट एंजॉयमेंट हमें थॉट्स के जादू को पहचानने, क्रिएटिविटी में आनंद को अपनाने और यह समझने के लिए इनवाइट करता है कि आइडिया एट इंडिपेंडेंटली बहते हैं, इंटरेस्टेड क्रिएटर्स की तलाश करते हैं। गिलबर्ट की अप्रोच ट्रेडिशनल नोशंस को चुनौती देता है, हमें लव और खुलेपन के साथ क्रिएशन करने की रिक्वेस्ट करती है। चैप्टर 3 परमिशन। क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए दूसरों की परमिशन की जरूरत नहीं होती। क्रिएटिविटी का अर्थ है अपनी कंडीशंस पर जीना। हर इंसान में क्रिएटिविटी का अधिकार होता है। क्रिएटिविटी दूसरों की मदद करने के लिए नहीं बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने के लिए होती है। चैप्टर 3 में एलिजाबेथ गिलबर्ट क्रिएटिविटी के लिए परमिशन की जरूरत पर चर्चा करती है। वह कहती हैं कि क्रिएटिविटी दूसरों से परमिशन मांगने के बारे में नहीं है बल्कि अपनी कंडीशंस पर जीने के बारे में है। वह अपने पिता और एलिन नामक एक महिला की कहानी सुनाती है जो दोनों क्रिएटिविटी के लिए परमिशन के कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं। पिता की कहानी। एलिजाबेथ के पिता एक सैनिक थे। उन्हें एक बार एक सजेशन बॉक्स बनाने का आदेश दिया गया था। उन्होंने बॉक्स बनाया और उसमें पहला सुझाव डाल दिया, सुझाव बॉक्स को हटा दें। यह कहानी दिखाती है कि एलिजाबेथ के पिता एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे जो दूसरों की परमिशन की परवाह नहीं करते थे। एलिन की कहानी। एलिन एक महिला है जिसके शरीर पर कई टैटू हैं। वह जब चाहती है नया टैटू बनवा लेती है। वह इस बात पर ज्यादा टाइम नहीं बिताती कि कौन सा टैटू बनवाना। एलिजाबेथ इस बात से हैरान होती है कि एलिन इतनी आसानी से अपने शरीर को हमेशा के लिए बदलने का फैसला कैसे ले लेती है। एलिन का जवाब है कि उसके सभी टैटू टेम्परेरी हैं क्योंकि उसका शरीर भी टेम्परेरी है। वह मानती है कि जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें खुद का आनंद लेना चाहिए। एलिजाबेथ एलिन की कहानी को क्रिएटिव राइट्स के कंसेप्ट से जोड़ती है। उनका मानना है कि हर इंसान में क्रिएटिविटी का अधिकार होता है। क्रिएटिविटी का अर्थ है अपनी कंडीशंस पर जीना और अपनी सोल को एक्सप्रेस करना। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो लैडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। एलिजाबेथ का मानना है कि क्रिएटिविटी का ऑब्जेक्टिव दूसरों की मदद करना नहीं है बल्कि खुद को एक्सप्रेस करना है। क्रिएटिविटी एक पर्सनल जर्नी है जो दूसरों की एक्सपेक्टेशन से फ्री होनी चाहिए। चैप्टर 3 में एलिजाबेथ गिलबर्ट हमें याद दिलाती हैं कि क्रिएटिविटी जीवन का एक मैंडेटरी हिस्सा है। हमें दूसरों की परमिशन की परवाह किए बिना अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का अधिकार है। चैप्टर 4 परसिस को समझना। एलिजाबेथ गिलबर्ट बताती हैं कि सफलता के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए परसिस या जिद जरूरी है। कुछ इम्पोर्टेंट समझते हैं। लगन। यह चैप्टर क्रिएटिव लाइफ में सक्सेस पाने के लिए लगन और परसीव की बहुत जरूरत है। एज क्रिएटिविटी किसी भी उम्र में फल सकती है। फेलियर क्रिएटिव प्रोसेस का एक हिस्सा है और इसे हार मानने के बहाने की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। डेली प्रैक्टिस अपने स्किल को डेवलप करने
और इंस्पिरेशन बनाए रखने के लिए रेगुलरली प्रैक्टिस करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट, क्रिएटिव लोगों को अपनी कला के लिए समय निकालने के लिए अपने समय का स्किलफुली मैनेजमेंट करना चाहिए। एग्जाम्पल, एलिजाबेथ गिलबर्ट राइटर ने 16 साल की उम्र में ऑथर बनने की कसम खाई थी। उन्होंने 20 साल तक लिखा, कई रिजेक्शंस झेली और अल्टीमेटली 30 साल की उम्र में अपनी पहली बुक पब्लिश की। विनीफ्रेड 90 साल की उम्र में विनीफ्रेड ने एंट मेसोपोटामिया में रुचि डेवलप की। 10 साल बाद वह इस सब्जेक्ट की एक्सपर्ट बन गई। लगन टैलेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप ऑथर बनना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा। सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं है, यह केवल खड़ी मेहनत और लगन का रिजल्ट है। अपने सपनों का पीछा करने से डरो मत, आपको बस कोशिश करनी होगी। चैप्टर 4 परसिस हमें सिखाता है कि सक्सेस पाने के लिए हमें लगन, परविस और कंटिन्यूअस कोशिश की जरूरत होती है। हमें अपने ड्रीम्स का पीछा करने के लिए सैक्रिफाइस करने और अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। चैप्टर 5 ट्रस्ट, क्रिएटिविटी एंड बिलीफ। एलिजाबेथ गिलबर्ट क्रिएटिविटी को एक लिविंग फोर्स की तरह देखती है जो रिश्ते बनाना चाहती है। मिसकंसेप्शन ऑफ सुख से जोड़ने की परसेप्शन गलत है। ट्रस्ट एंड लव, क्रिएटिविटी को पनपने के लिए ट्रस्ट एंड लव की जरूरत होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी क्रिएटिविटी पर भरोसा करना और उसे एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, क्रिएटिविटी को डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन की जरूरत होती है। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, परफेक्शन की खोज क्रिएटिविटी को इंटरप्टेट करती है। ट्रस्ट इनटू, अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में इनटू का गाइडेंस एक्सेप्ट करें। बी ओपन, क्रिएटिव प्रोसेस के लिए खुले रहना और अनएक्सपेक्टेड को एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। प्लेजर, क्रिएटिविटी का आनंद लें। एग्जाम्पल, डॉ रॉबिन वाल्क में राइटर नेचर के लिए लव और फेथ का एग्जाम्पल देती है। केटी आर्नोल्ड रटलिफ, एक यूथ राइटर जो अपने प्रोफेसर के नेगेटिव कमेंट के कारण लिखना बंद कर देती है। एलिजाबेथ गिलबर्ट राइटर अपने एक्सपीरियंस से क्रिएटिविटी एंड बिलीफ के बीच रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन करती हैं। ट्रस्ट, क्रिएटिविटी को पनपने के लिए जरूरी फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर फोकस है। यह चैप्टर क्रिएटिव लोगों को अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में डर और नेगेटिविटी को दूर करने और क्रिएटिविटी का आनंद लेने के लिए इनकरेज करता है। यह चैप्टर क्रिएटिव लोगों के लिए मोटिवेशनल और एम्पावरमेंट है। यह क्रिएटिविटी के बारे में सोचने और उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एक नई अप्रोच प्रोवाइड करती है। यह क्रिएटिव लोगों को अपनी क्रिएटिव जर्नी में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करता है। चैप्टर 6 डिविता, बिग मैजिक बुक का यह चैप्टर है जिसमें एलिजाबेथ गिलबर्ट क्रिएटिविटी की डिवाइन नेचर पर विचार करती हैं। क्रिएटिविटी एक मिस्ट्री है। गिलबर्ट क्रिएटिविटी को एक मिस्टीरियस पावर के रूप में देखती है जो हमारे द्वारा पूरी तरह से समझी नहीं जा सकती है। कला का सोर्स, कलाकारों को इंस्पिरेशन एक डिवाइन सोर्स से मिलती है। क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी के बीच गहरा संबंध है। द पर्पस ऑफ आर्ट, कला का उद्देश्य हमें सच्चाई से जोड़ना और हमें दुनिया को नए तरीके से देखने में मदद करना है। कला और संस्कृति, कला संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और यह हमें एक दूसरे से जोड़ने में मदद करती है। गिलबर्ट का तर्क है कि कलाकारों को अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीडम होनी चाहिए। उन्हें परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। कला क्रिएटिव एक्सप्रेशन का एक रूप है और कलाकारों को अपनी इमेजिनेशन का उपयोग करने और नई चीजों को बनाने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। कला एक लाइवली और डायनेमिक प्रोसेस है जो लगातार डेवलप हो रही है। समय के साथ कला के रूप और अर्थ बदलते हैं, नए थॉट्स और एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। रीति रिवाज और परंपराएं स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ बदलते और डेवलप होते रहते हैं। वेस्टर्न सोसाइटी अक्सर कला और क्रिएटिविटी को लिमिटेड पर्सपेक्टिव से देखता है जो कंजर्वेटिव और इरिवर्सिबल होता है। कला में डिविनिटी का प्लेस है और क्रिएटिविटी एक डिवाइन पावर है जो हमें इंस्पायर्ड करती है और हमें जीवन में अर्थ देती है। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो लैडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 7 गिफ्ट ऑफ फेलियर, फेलियर जीवन का एक मैंडेटरी हिस्सा है और सफलता के लिए यह जरूरी है। यह चैप्टर हमें फेलियर को नेगेटिविटी के रूप में नहीं बल्कि सीखने और डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखने के लिए इंस्पायर करता है। जीवन में हर कोई फेलियर का अनुभव करता है।
यह सक्सेस का रास्ता है। फेलियर हमें अपनी गलतियों से सीखने और इम्प्रूव करने का अवसर देती है। फेलियर को एक्सेप्ट करना और उसे सीखने की कोशिश करना इम्पोर्टेंट है। फेलियर को हार मानने का कारण नहीं बनने दें। फेलियर से उभरने और आगे बढ़ने के लिए रेसिलियंस इम्पोर्टेंट है। फेलियर के बावजूद पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखना जरूरी है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने से पहले 10,000 से ज्यादा बार फेलियर का अनुभव किया। माइकल जॉर्डन को अपने करियर में कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अल्टीमेटली दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए। जेके रावलिंग को हैरी पॉटर किताबों को पब्लिश करने से पहले कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि फेलियर जीवन का एक मैंडेटरी हिस्सा है और सफलता के लिए यह जरूरी है। फेलियर का डर हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोक सकता है। अपने डर का सामना करना और उनसे आगे बढ़ना जरूरी है। सक्सेस पाने के लिए लगातार कोशिश और अपने गोल पर फोकस करना और हार ना मानना जरूरी है। जब कोई आइडिया आपके पास आता है तो उसे एक्सेप्ट करें, चाहे वह कितना भी अजीब या इम्पॉसिबल क्यों ना लगे। डर एक नेचुरल बैरियर है जो क्रिएटिविटी को रोक सकती है। डर का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए साहस इकट्ठा करें। अपने अंदर के क्रिटिक को शांत करें। क्रिटिकल आवाज आपको रोक सकती है। अपनी क्रिएटिव प्रोसेस में विश्वास रखें और क्रिटिसिज्म को बाद के लिए टालें। अपने आइडिया को आकार दें। लिखने, ड्राइंग या किसी अदर मीडियम से अपने आइडिया को डेवलप करें। चैप्टर 8 आपके अंदर के गहने। चैप्टर 8 एक्साइटिंग ट्रिप है जो हमें हमारे अंदर छिपे गहनों की खोज करने की इंस्पिरेशन देता है। आपके अंदर के गहने काउंटलेस क्रिएटिव रिचेस। गिलबर्ट हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर छिपे गहने रियल लाइफ के असली वेल्थ होते हैं। यह गहने हमारी यूनिक फीचर्स, पैशन और क्रिएटिव नेचर को दिखाते हैं। जैसे जैसे हम खोजते जाते हैं हम अपने अंदर के गहनों को पहचानते हैं। गिलबर्ट कहती है कि हमें अपने अंदर के गहनों की खोज करनी चाहिए। यह दिव्य गहने हमें खुशी, क्रिएटिविटी और अमेजिंग आइडियाज के साथ जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम खोजते जाते हैं हम अपने अंदर के गहनों को पहचानते हैं। क्रिएटिविटी के लिए हम अक्सर अन्य लोगों की परमिशन का वेट करते हैं। गिलबर्ट का सुझाव है, खुद को परमिशन दो। आपको किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपके अंदर की ऑसमनेस को एक्सेप्ट करें। बिग मैजिक क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर एक वंडरफुल बुक है जो हमें क्रिएटिविटी की शक्ति को समझाती है और हमें अपने डर को पार करने के लिए इंस्पायर करती है। इस बुक में एलिजाबेथ गिलबर्ट अपने एक्सपीरियंस से बताती है कि क्रिएटिविटी केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि यह हम सभी का बर्थ राइट है। वह हमें अपनी क्यूरियोसिटी को अपनाने और अपने अमेजिंग आइडियाज का पालन करने की इंस्पिरेशन देती है। चाहे यह जो भी हो, वह यह भी मानती है कि डर क्रिएटिव प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है, लेकिन हमें इसे अपने रास्ते में आने नहीं देना चाहिए। वह यह भी सिखाती है कि क्रिएटिविटी को केवल सफलता या पहचान पाने के लिए नहीं रिवर्ट किया जाना चाहिए, बल्कि इसके वंडरफुल एक्सपीरियंस को जीने की खुशी और परफेक्शन पर फोकस करना चाहिए। एट द एंड वह क्रिएटिव प्रोसेस में विश्वास करने और कंट्रोल या परफेक्शन की जरूरत को छोड़ने की इम्पोर्टेंस को बताती है। वह हमें यह भी याद दिलाती है कि क्रिएटिव जर्नी की अनसर्टेनिटी और यूनिकनेक्ट करने की जरूरत है और यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि अंत में रिजल्ट अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।